नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, तो एक मौका है अपने आप में पर्यावरण जैसी गंभीर समस्या पर ठहर कर गंभीरता से सोचने का, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, लंबे समय से चली आ रही है। तमाम तरीके की कोशिशें दशकों से की जा रही हैं, लेकिन फिर भी समस्या है कि बदस्तूर कायम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत गहन चिंतन होता है, बात होती है, मानक तय किए जाते हैं और उसको हासिल करने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती सी नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जहां सरकारों की अपने हिस्से की कोशिशें करनी है, तो वहीं समाज को भी आगे आना होगा और इस समस्या से निपटने के लिए बात नहीं बल्कि काम भी करके दिखाना होगा। तो आज पर्यावरण के मुद्दे पर ही बात करने के लिए दो पर्यावरण इस वक्त विद जो है हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका आपका से परिचय कराते हैं। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर भरत देसाई साहब, आप जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं, सर बहुत स्वागत है। और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में प्रोफेसर सीके वार्ष्णेय साहब हैं, आप भी जाने माने पर्यावरणविद हैं, आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। भरत जी, शुरुआत आपसे। आपको लगता है कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं पर्यावरण की समस्या को लेकर, क्या सच में हमारे सरकार और समाज की बहुत प्रायोरिटी पे ये विषय रहता है कि जितनी बड़ी समस्या हो चुकी है, या हम शायद तब चेतते हैं जब समस्या बिल्कुल हमारे गले तक आ जाती, तब हम तात्कालिक तरीके से काम करते हैं और फिर बाद में फिर से भूल जाते हैं? हम मुझे लगता है कहीं ये हमारी जो सोच और हमारा जो एक प्रतिक्रिया जो ये समस्या के बारे में, समस्या को एक तो स्वीकार करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि समस्या एक जो आपका विकास की जो प्रक्रिया, विकास का जो पद्धति आपने अपनाया, उसका एक फल रूप में आना ही था, निश्चित था। क्योंकि आपने एक जो पाश्चात्य संस्कृति के बेस जो मॉडल आपने तय किया था, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ये निहित है, ये तो निकलना स्वाभाविक था। क्योंकि आपका जो एक जो गांधीयन मॉडल, बाकी जो आपकी जो लोकल जो इंडिजिनियस जो आपकी जो तरीका हो सकता था, क्योंकि आपके समस्या अलग है, आपकी जनसंख्या है, आपकी संस्कृति है, उसको ध्यान में रख के अगर आपने किया होता तो कुछ और आपके होता। बड़ी पाश्चात्य मॉडल है जिसमें परिणाम निश्चित है, क्योंकि आप पहले समस्या खड़ी करते हो और फिर उसके उपाय ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पिछले 40-45 सालों का जो हमारा जो लेखा जोखा रहा है, जिसमें काफी कोशिश की जा रही है, बट कोशिश टुकड़ों में की जाती रही है। पहले तो समस्या को पहले समझ नहीं, या तो उसका स्वीकृति भी नहीं था, काफी जगह पर रहा है। धीरे धीरे ढांचागत जो बदलाव आता गया, जिसमें कि नीतियों के बारे में, कानून के बारे में, जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के बारे में धीरे धीरे बदलाव होते रहे हैं। अब जैसे जब तक ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जब बना तब तक होता रहा है। तो कहीं एक कंसिस्टेंट एक अप्रोच हमारा नहीं रहा कि जो समस्या होने वाली है, जो उसका हम समाधान कैसे करेंगे, और उसके लिए एक आपको इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका आपको बनाने की जरूरत थी, जिसमें नीतियां भी काफी है, कानून भी काफी है, और ढांचागत जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी काफी आपने बनाया। पर वो कहीं उस समस्या पर जो वार करना चाहिए, समस्या का जो समाधान कर, वो परिणाम आपका नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो चूक हुई है, तो हमें एक मूल्यांकन करने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से। और वो मौका भी है, क्योंकि आज हम जब पर्यावरण को कंट्रोल करने की बात करें, वार्ष्णेय साहब, आपको लगता है कि क्या सरकार और समाज में इस प्रकार की समस्या को लेकर उतनी बड़ी स्वीकार्यता नहीं रही है, जिसके चलते ही शायद ये समस्या इतनी बड़ी हुई और तात्कालिक समाधान ढूंढने गए बनस्पत इसका कि एक विजन होता, लंबी एक सोच होती, उसके आधार पे बहुत बड़ी सोच के तरीके से इसके समाधान को खोजा जाता है? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक पर्यावरण के प्रदूषण का सवाल है, इसके अंदर काफ़ी वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है, और उसी हिसाब से इसको आगे चल के उसके रूल बनने चाहिए और उसका काम होना चाहिए। तो इसमें जो हमें सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास में पहले आंकड़े होने चाहिए, और आंकड़े ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर कर सकें और जिसके अंदर पूरी तरीके से हमारा विश्वास हो। तो पहली बात तो ये है कि और इन सब आंकड़ों को इकट्ठे करने में समय लगता है, और काफ़ी टेक्निकल नॉलेज और काफ़ी टेक्निकल, जिसको कहना चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे जैसे हमको समस्या के बारे में पता चलता है, उस हिसाब से इसके ऊपर काम भी किया गया है। और समस्या इतनी गहरी है और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक तरफ से काम करने से बात नहीं बनती है। हमको बहुमुखी रूप से इस समस्या के ऊपर एक प्रहार करना है, या उसके बारे में सोचना है, और उसके बारे में नियम बनाने हैं, और उसके बारे में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार भी चिंतित है, और मैं समझता हूं जनता भी बहुत चिंतित है। पिछले साल ऑड इवन आई, उसमें मेरे ख्याल से जो दिल्ली की आम जनता थी उसने पूरी तरीके से सहयोग दिया, और उसके बाद में वो बात दूसरी है कि ये अपने आप में पूरा नहीं था, इसलिए प्रदूषण की समस्या को पूरी तरीके से हम हल नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जब पिछले साल दिसंबर में पेरिस में जो मीटिंग हुई थी, जिसका कि विश्व भर ने बहुत स्वागत किया था, उसमें सरकार के लोग भी थे और उसमें आम जनता के लोग भी थे, एनजीओज और अदर सोसाइटल ग्रुप्स भी थे। तो उन सब ने इस समस्या को
इस तरीके से रखा कि उसके ऊपर एक संधि बड़े दिनों बाद बन के सामने आई जी। एक बात दूसरी ये है कि जहां तक आर्थिक विकास का सवाल है, कभी कभी वो पर्यावरण के रख रखाव के सामने आकर के एक टकराव जैसी स्थिति में आ जाता है, जिसका कारण ये होता है कि शायद हम लोग जीएनपी और इन सब के साथ मिलकर के जब हम देखते हैं तो शायद आर्थिक नीतियां कभी कभी प्रबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण की अनदेखी हो जाती है। आज आप देखिए सारी नदियों के अंदर बहुत भारी प्रदूषण है हमारे में। गंगा को ले लीजिए, जमुना को ले लीजिए, मैं तो कहूंगा हमारे देश की किसी भी नदी को ले लीजिए, उसके अंदर प्रदूषण की मात्रा। ये गंभीर मुद्दा है कि नदियों के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन भरत जी आपको लगता है कि क्या जो बात आप कह रहे थे कि स्वीकार्यता उस बात को लेकर आप नहीं कर पाए, तो क्या पॉलिसी में यही एक बड़ी समस्या आपको नजर आती है? जब आप आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं तो क्या आप नजरअंदाज करते से नजर आते हैं, लंबे समय से ये चीजें करते रहें? क्या वो तरीका हो सकता है कि आप एक बैलेंस भी बनाएं, आपके जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसको भी आप पूरा करें और देश के लोगों की आबो हवा एक तरीके से साफ रह सके, उस पर आगे बढ़ा जाए? समाधान कैसे जाता नजर आता है? मुझे लगता है कि ये एक जो हमने, जैसे मैंने आगे भी कहा कि जैसे हमने एक विकास का एक मॉडल हमने अपनाया हुआ है, तो उसमें तो निहित था ये समस्या। तो जैसे आपने एक समुद्र मंथन जैसा है कि जिसमें आप अमृत पाना चाहते थे, विकास का अमृत, उसके साथ में विष तो निकलना स्वाभाविक था। अब वो विष पीने की आपकी क्षमता, विष को आपको पचाने की आपकी क्षमता, विष को आपको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता, वो हमें विकसित करनी चाहिए थी। हमारी नीतियों के अंदर एक होना चाहिए था। जो आपने ढांचा बनाया, आपने जितने पर्यावरण के बोर्ड बना दिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हर राज्य में एक पर्यावरण मंत्रालय भी बने हुए हैं, तो हमें एक ढांचागत एक सिस्टमेटिक जो अप्रोच से आपको करना चाहिए था कि राधा दन की एक, जब आप आग लगे तब कुआं खोदने जाते हैं, या तो आपको लगता है कि चलो अभी ये चल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक हमारा एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही रवैया, लचकीला रवैया रहा है कि जिसमें हम इसको गंभीरता से नहीं लेने के परिणाम। एक तो हमें संवेदनशीलता का अभाव है, सरकार के लेवल पर भी है, काफी राजनीतिक पक्षों के लेवल पर भी लगता है कि हम इसको जैसे हम जिसको कहते हैं हम निचोड़ सकते हैं, हम इसको फायदा ले सकते हैं, बट बाकी समस्या कैसी होगी, आज की समस्या को हम कल पर डाल देते हैं। लोगों की जैसे कि स्वास्थ्य की समस्या, पर्यावरण की वजह से जितना लोगों के स्वास्थ्य पर जो असर हो रहा है उसका तो अभी तक हमने कभी लेखा जोखा किया ही नहीं। हालांकि भारत की जैसे जीडीपी ग्रो करिए, अस्पताल बढ़ते जाए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रो, तो भारत का विकास ऐसा तो नहीं होगा जहां ज्यादा लोग बीमार पड़ते जाए। हमें इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़े। उसकी कॉस्ट मुझे लगता है कि आप सोच नहीं सकते इतनी जो कीमत चुकानी पड़े, जो एक लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बाकी लोगों की जो रहन सहन के प्रिय, लोगों को जो खाना पानी, जो हम खाना पी जो खाते, हर चीज में वो पूरा का पूरा समस्या जो धीरे धीरे अपना पांव पसार रही है। तो हमें एक चोट करनी पड़ेगी एक सिस्टमेटिक तरीके से और लंबी सोच करके। आज का सोच के हमें नहीं, तभी जाके हम आने वाला जो भविष्य हमारा होगा जो जनरेशन का, वो तभी स्वास्थ्य और सुरक्षित रह पाएगा जब आज हम नींव डाल के उसको बहुत ही गंभीरता से उसको वार करेंगे। पाशना जी, आपको लगता है कि कम से कम उस दिशा में एक बड़े शुरुआत तो हो चुकी, क्योंकि हम अगर वर्तमान नियम कायदे कानून के लिहाज से बात की जाए, तकनीक का मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्रियों की ऑनलाइन निगरानी शुरू हो चुकी है, खनन जैसी समस्याओं को जीपीएस से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम उस दिशा में बड़े कदम तो उठाए जा रहे हैं वर्तमान के अगर हालात से बात की जाए। आप आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे। देखिए, उसमें काफी कदम उठाए गए हैं और काफी कदम अभी और उठाने बाकी हैं। जैसे कि आप देखिए कि अभी हमने देखा कि गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है और जो हम ईंधन जलाते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कारों का ज़माना आने वाला है जिससे कि प्रदूषण कम होगा। और दूसरी बात यह है कि एक मैं आपको बात बता दूं कि पर्यावरण जो है वो साझेदारी की एक निधि है, तो उसके अंदर अगर किसी का फायदा होता है तो वो बहुत आसानी से क्वांटिफाई नहीं हो सकता है, जबकि जीडीपी और रेट ऑफ ग्रोथ ये क्वांटिफाई हो जाते हैं, इनकी गिनती बड़ी आसानी से हो जाती है और ये समझ में आते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर किसी का आर्थिक फायदा होता है तो आम जनता का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है पर्यावरण के क्षण के कारण। जैसे सबको गंदी हवा मिल रही है, सबको गंदा पानी मिल रहा है, इससे आंतरिक शोध की बीमारियां होती हैं और तरह तरह का इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इन सब की हम पूरी तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, जिससे हमको नजर नहीं आता कि हमारा जो एक मॉडल है डेवलपमेंट का, जो विकास का जो एक तरीका है, उससे किस तरीके से नुकसान हो रहा है। जब काफी हो जाता है उसके बाद हमको नजर आता है कि जो हमने कदम पिछले साल या पिछले दशक में उठाए थे वो गलत थे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जब फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसको एक बहुत ही अच्छा कदम माना गया था और हमने हर आदमी ने इसको प्रोत्साहित किया, सारे देशों ने इसको अपनाया और काफी साल तक ये चलता रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पर्यावरण की एक अपर लिमिट होती है, उससे अगर अधिक
प्रदूषण हो जाए तो फिर उसके बाद में परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। तो इस बात को दूरदर्शिता इसमें बहुत कम रही है। और जब इसीलिए हम देखते हैं कि पहले समस्या आ जाती है, फिर हम उसकी रोकथाम के लिए जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि हमको एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट टाइप का जो कल्चर है वो बहुत लैक किया है पिछले दशकों में। और मैं समझता हूं कि पूरी औद्योगिक क्रांति में इसका पूरा अभाव रहा है। इसको एक नजरअंदाज किया गया है कि कोई काम जो हम नया करना चाहते हैं, आखिर उसका पर्यावरण का दूरगामी क्या प्रभाव होगा, अगर पहले से उसका आकलन करके हम ठीक से समस्या को समझें तो मैं समझता हूं कि औद्योगिक क्रांति भी हम चला पाएंगे और हम सारा काम कर पाएंगे, बैलेंस बन पाएगा कम से कम। भरत जी, आपको लगता है कि वनों के लिहाज से बात की जाए, पहले शुरुआत में जब आप पर्यावरण की समस्या की बात करते तो एक सहज रूप से लेमन लैंग्वेज में कहा जाता है कि साहब वनों के कटान से आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, आप खेती के लिए जमीन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी हाल के आंकड़े बताते हैं कि वनों का क्षेत्र बढ़ा है, हिंदुस्तान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। सरकार की नीतियों के आधार पर बात की जाए तो क्लीन एनर्जी की तरफ लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। फॉसिल फ्यूल की बात वार्षिक जी ने की, अब वो दौर आ गया जिससे हटके अब क्लीन एनर्जी की ओर, कन्वेंशनल एनर्जी की ओर आप आगे बढ़ते से नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के पैराडाइम शिफ्ट भी अगर हम आज लेना शुरू कर रहे हैं, तात्कालिक नतीजे नहीं लेकिन आने वाले समय में बड़े परिणाम, बड़े परिवर्तन के साथ नजर आएंगे? मुझे लगता है एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं कि जहां हमें बहुत ही एक ढांचागत नीतिगत एक निर्णय लेने पड़ेंगे, जहां के ये पूरा का पूरा जो आपका ये जो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है उसके, वो तो आने वाला कल फॉसिल फ्यूल से हटके ही होने वाला है। जैसे सोलर एनर्जी के बारे में हो रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी पिछले साल जो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर उसको लॉन्च किया, 122 देशों ने ज्वाइन किया। मुझे लगता है आने वाला भविष्य सूर्य ऊर्जा के होने वाला है, और उसके अलावा भी जो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वो भी काफी बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है बड़ी ये जो जहर जो अभी जो बोया गया है, जो फॉसिल फ्यूल, क्योंकि उस समय की मांग थी, उस समय के बाकी आपके पास स्रोत नहीं थे, आपको उसके काफी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया भी नहीं जाता कि इसकी समस्या क्या होनी। हमारी सबसे समस्या है कि बहुत टेक्नोलॉजी जो विदेशों से जो आई हुई उसके बारे में हमें बताया भी नहीं जाता कि प्रदूषण कितना होगा, इसका कितना नुकसान होने वाला है, काफी समय के बाद पता चलता है। ये भी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत बड़ा एक किस्म का जो जिसको कहते हैं कि चला जा रहा है, जिसमें हमें बहुत सतर्कता से रहना पड़ेगा। पूरे सभी विकासशील देशों को और भारत को खास करके सतर्क रहना पड़े। जो टेक्नोलॉजी आपको दी जाइए, बाकी जो पर्यावरण की बाकी जो मेथड्स जो दिया उससे सतर्क, आज वो समस्या खड़ी करके काफी विदेशों में वहां सतर्कता है, तो वहां का प्रदूषण हमारे वहां आएगा और वो समस्या हम जूझ रहे हैं। तो हमें अपना जो हमारा जो स्वास्थ्य जो लोकल जो पद्धति है उससे हमें एक तो तरीका करना कि हमें विकास का कैसा मॉडल चाहिए, हमें आगे कैसे जाना चाहिए, हम किस प्रकार का विकास, जैसे कि प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, तो हमें जीरो प्रदूषण का एक गोल रख के चलना पड़ेगा। किसी भी हालत में एक ढांचागत होना चाहिए कि साहब किसी भी हालत में ये तो होगा ही नहीं। और जैसे कि अभी प्रधानमंत्री के जैसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था, जिसमें कहा गया कि साहब ये जो पूरा का एनर्जी एफिशिएंसी आएगी और बाकी जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को हम काफी बढ़ावा देंगे, तो उसमें बहुत गति लाने की जरूरत है। हम ज्यादा इसका इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है और हमें विकास तो जरूरी है। विकास के बिना तो जैसे कि काफी समय से हमारी बात हो रही थी कि साहब विकास के बिना तो भारत को ऊपर, क्योंकि अभी 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जहां उनके पास बिजली नहीं है, जहां उनके पास सैनिटेशन का सवाल है, बेसिक जो सवालों के साथ हम जूझ रहे हैं, तो हमें उसको भी करना है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि अभी जो हम जो बीज बोर हैं वो आगे जाके हमें कोई ज्यादा नुकसान न हो, उसको इसलिए मध्यम मार्ग किसी प्रकार से हमें एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण बात भरत जी ने कहा कि जब हम विदेशों से क्लीन एनर्जी को लेने की बात करते हैं तो वहां के समाज से वो संवेदनशीलता जो पर्यावरण के प्रति है, वो सतर्कता जो पर्यावरण के प्रति है, कम से कम उसको भी अडॉप्ट करने की जरूरत है, ना सिर्फ सरकार के स्तर पर बल्कि समाज के स्तर पर। इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। इंडिया फर्स्ट फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9 को कहीं और कमिटमेंट है। सर नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना तो वो खुद की भी नहीं सुनती हैं? कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट विमेन के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि समस्या के विकराल रूप को देखते हुए सरकार और समाज को आगे आना ही पड़ेगा। 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, पर्यावरणविद हमारे साथ वार्ष्णेय साहब बने हुए। वार्ष्णेय जी, आपने जो जिक्र किया नदियों का, आप कह रहे थे गंगा की बात हो या अन्य नदियों की बात हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि गंदगी लंबे समय से बदस्तूर कायम है, लेकिन समाज में भी एक जागरूकता हमने देखने को मिली है बीते कुछ समय के लिहाज से करें। कम से कम ये एक बदलाव का सूचक हम मान सकते हैं कि कम से कम जो हो गया तो हो गया, अब आगे तो जो होना है उसमें थोड़ा कमी आएगी। नहीं, आगे तो जो कमी आना है वो तो बहुत आवश्यक है। अगर नहीं आएगी तो हमारा कोई आगे भविष्य नहीं है, क्योंकि पानी एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो इस हिसाब को देखते हुए जो प्रदूषित नदियां हैं तो उनसे तो हमारी खेती भी ठीक से नहीं हो पाएगी, और वो एक बहुत बड़ा स्रोत है जिससे कि हमारी पूरी इकोनॉमी चलती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पानी के चलता हो, और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि अशुद्ध पानी की से काम चल जाए। तो इस सब को देखते हुए हमें नदियों के बारे में तो बहुत गहरे तरीके से सोच विचार करना है, और इसके ऊपर एक कानून भी बना हुआ है। और अब तो आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक खास मुहिम भी चलाई हुई है, गंगा क्लीन। तो इस हिसाब से हमें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है और इस तरीके से प्रबंध करना है कि गंगा के अंदर जो जल प्रवाहित करते हैं हम, जो गंदा जल, तो उसके अंदर कमी आनी चाहिए और उसको पूरी शुद्ध तरीके से नदी के अंदर डालना चाहिए। तो ये सब काम अभी तक हुआ नहीं है, और अधिकतर म्युनिसिपैलिटीज जो हैं गंगा के किनारे बड़े शहरों की और गांवों की, वहां से गंदा जल बेरोक टोक उसके अंदर नदियों में जाता है। गंगा में भी जाता है और बाकी और नदियों में भी जाता है, और जो गंगा की सहायक नदियों में उनके अंदर भी जाता है। तो इन बड़े कारखानों में के ऊपर हमें नकेल लगानी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ये गंदे पानी का जो एक हम डिस्चार्ज करते हैं उसके ऊपर पूरा प्रबंध लगे और पानी को साफ करके फिर नदी में डाला जाए। अच्छा, पानी की एक और खास बात है, और इसके अंदर हमें थोड़ा सा एक राहत भी मिलती है कि पानी को बार बार हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर हम उसको साफ कर। और आप जानते हैं कि हमारे देश में पानी की बहुत कमी है, और खेती के लिए भी बहुत पानी की जरूरत है, और औद्योगिक काम के लिए भी बहुत जरूरत है, और जो शहरीकरण हो रहा है उसमें भी पानी की बहुत आवश्यकता है। तो ये देखते हुए तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि नदियों को हमें बहुत चुस्त दुरुस्त रखना है, और इसके लिए फिर कार्रवाई भी हो रही है, और मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफी अनुदान भी रखा गया है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में सही इसलिए भी है क्योंकि नदियां अपने आप को खुद पे खुद साफ कर लेते हैं, क्योंकि बरसात के एक मौसम में पानी बह जाता है, बस उसे हमें गंदा नहीं करना है, फ्लश कर दें। बिल्कुल, अगर फ्लश कर दें तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। भरत जी, आपको लगता है कि न्यायपालिका का रोल भी हमने देखा बीते समय में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता के साथ नजर आया समस्या के बढ़ते हुए, चाहे एनजीटी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट तक की बात करें, तमाम राज्यों में हाई कोर्ट्स ने भी इस प्रकार की चीजें करी हैं। आपको लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हर एक को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी ही होगी? आई थिंक सो। हाँ, मुझे लगता है कि काफी सालों में अगर देखा जाए, मुझे लगता है पिछले करीब 3 से 4 दशकों का समय में न्यायपालिका ने बहुत ही अहम भूमिका इसमें अदा किया है। जब क्योंकि न्यायपालिका हमेशा वो जो
एग्जीक्यूटिव है उसकी मदद में आया है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को कभी-कभी, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल उसको इलेक्शन जीतना है, तो कभी-कभी वो कठिन और काफी कड़वे फैसले नहीं ले पाती है, तो कभी न्यायपालिका काफी राहत पूरा। और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारी सर्वोच्च अदालत ने बहुत ही अहम, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो जूरिस्प्रूडेंस, काफी जो सिविल जो एक्टिविस्ट है उन्होंने उसमें किया है, काफी जैसे MC मेहता साहब है, उन्होंने काफी केसेस फाइल किए। उसके अलावा भी तो धीरे धीरे एक देश में एक जूरिस्प्रूडेंस बना है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था, अहम रोल, काफी हाई कोर्ट्स ने भी इसमें अहम भूमिका, एक हमारा बहुत अच्छा जूरिस्प्रूडेंस बना है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आने के बाद एक एक्सपीडिशियस ट्रायल के लिए, समरी ट्रायल के लिए कहा गया है, पर उसमें भी न्यायपालिका की भी एक मर्यादा है, क्योंकि इसमें एक न्यायपालिका के लिए आपको एक भरोसा, आपका एक विश्वास, आपका एक सम्मान का प्रतीक जो न्यायपालिका के लिए, वो उसके जो ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं वो अक्सर वो धरे के धरे रह जाते हैं। जैसे यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काफी ऑर्डर यमुना के लिए किए हैं, गंगा के लिए किए हैं, तो हमें हमारे समाज में एक परिवर्तन वो लाना पड़ेगा कि उसका सम्मान करने का लाना पड़ेगा। और सम्मान तो बड़ा एक गहरा चीज है। एक बार हम उस सम्मान की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और जैसे कि एग्जीक्यूटिव भी करेगी, लेजिस्लेचर भी करेगी, और बाकी आम आदमी भी उसको देखता है, तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आए। न्यायपालिका अकेले भी कुछ नहीं कर सकती, न सरकार अकेले कुछ कर सकती, सबको एज ए टीम काम करना पड़ेगा, या सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि यस, ये सबका मिलाजुला, सबका इसमें अहम भूमिका है। जी वासना जी, आपको लगता है कि क्या खेती किसानी के तरीके में भी कुछ बदलाव की जरूरत है? क्योंकि बहुत बदलाव की जरूरत है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि खेती किसानी जैसा कि आजकल प्रवृत्ति चल रही है, उससे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। हम काफ़ी सारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र डालते हैं जो कि बह करके फिर नदी नालों में जाता है और उससे पानी ख़राब होता है। ख़राब ही नहीं होता, मैं कहूँगा काफ़ी तरीके से जहरीला हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो जल दोहन होता है और जो भूजल का दोहन होता है, उससे हमेशा जल पानी का वाटर लेवल नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से जो एक ड्राउट का सामने नजर आती है। तो इस तरीके से पानी का हमको संरक्षण करना है। दूसरी बात यह है कि जब हम खेती करते हैं तो हम जंगलों को काटते हैं, उसके बाद खेती करते हैं, तो जो भूमि है और जो मृदा है उसका संरक्षण में बहुत कमी हो जाती है, जिससे कि इरोजन होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे बड़े एक्सपेंसिव बने हुए डैम्स हैं उनके अंदर जाकर के गाद जम जाती है, और उनके जल भरण की जो एक वो है कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। इस तरीके से जो उनका पूरा आर्थिक लाभ मिलना है लंबे दौर तक, वो उसमें बहुत कमी आ जाती है। तो इस तरीके से हमें खेती के अंदर भी बहुत नई तरह की खेती सोचनी चाहिए। यह नई तरह की खेती का जो एक आज नया नमूना आया है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल कल्टीवेशन और इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही जाति के पौधे नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके अंदर कुछ पेड़ पौधे होने चाहिए, उसके साथ में कुछ और किस्म के पेड़ होने चाहिए, जिससे कि इसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो इससे क्या होगा कि हमको हर सीजन में कुछ न कुछ मिलता रहेगा। अगर एक चीज के अंदर हमको नुकसान होता है तो दूसरी चीज से हमें कुछ मिलेगा। लेकिन आजकल ये जो मोनोक्रॉपिंग हो रही है कि सारे खेत के अंदर एक ही तरह का बीज बोया जा रहा है, क्योंकि ये मैकेनाइजेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए और खेती के लिए बहुत खराब है और इसके दूरगामी प्रभाव बहुत तेज हैं। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि 24% जो उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो खेती से हो रहा है, क्योंकि खेती के अंदर ऊर्जा भी लगती है, खेती के अंदर फर्टिलाइजर भी लगता है, और काफी सारा खेती के अंदर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी होता है। तो इन सब को देखते हुए हमें खेती के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है और परिवर्तन की भी जरूरत है। महाराज जी, एक लास्ट कमेंट, आपको लगता है कि यहाँ से आगे का रास्ता कैसे, क्योंकि अब इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिहाज से COP21 की बात का जिक्र हुआ, हमने जो अपने लिए मानक निर्धारित किए उसके भी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जैसी चीजों को हम त्यागने की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो एक बड़े परिवर्तन के वाहक बनेंगे, या कुछ आपको लगता है इसमें ये चीजें और जोड़ने की जरूरत है, तब एक आमो खास को एक साफ सुथरी हवा मिल पाएगी? मुझे लगता है कि जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं, जो अलग अलग जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स के तहत, वो तो हमें करना ही पर पॉलिसी या लॉ के थ्रू हमें करना, उसके परे जाके भी हमें जो काफ़ी जो जैसे हमने कहा कि हमें विकास की ज़रूरत है और विकास की रफ्तार भी हमें तेज करनी, क्योंकि उसके काफ़ी जो उसके हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाकी विकास के लिए, बाकी जो ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बाकी काफ़ी चीज़ों में, तो इसका एक साइड इफेक्ट तो प्रदूषण तो होने ही वाला है। अब हमें एक लंबा मिशन मोड में सोच के, एक दूरदृष्टि से सोच के हमें एक
एक नीति तैयार करनी। जैसे हमारी राष्ट्रीय जैसे कि पर्यावरण नीति थी 2006 में आई हुई थी, उसमें बहुत ही एक मैं कहूंगा कि बहुत ही एक प्रगतिशील नीति थी जो 2006 में बनाई गई, जिसमें कहा गया था उसको हम रिव्यू करेंगे और भारत जैसे मुल्क के नीति का हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए और 3 बार उसका रिव्यू अभी तक होना चाहिए था और 10 साल हो गए अभी तक उसका रिव्यू। 10 साल के बाद उस नीति को हमें दोबारा उसको लिखने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं। मुझे लगता है कि इसको एक काफी पर्यावरण को उसको मुझे लगता है कि उसको प्रायोरिटी देके हमें उसको दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जैसे कि एक एंटिटीज विद इनकंपेरेबल वैल्यू का एक भूमि अंदर एक प्रावधान है, जिसमें लगता है कि जो भी ऐसा लगता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है जिसको रक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो मुझे लगता है कि नीति भी काफी संगीन है, कानून भी काफी है, ढांचागत काफी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी, हमें रवैया बदलना पड़ेगा और मिशन मोड में हमें काम करना है। केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को साथ में चलना पड़ेगा और मुझे लगता है एक अभियान के रूप में जैसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चला, एक और किस्म का प्रदूषण निहित भारत के लिए हमें अभियान चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपने आप में इसमें कोई दो राय नहीं सर, वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास में कि मिशन मोड में जाना ही पड़ेगा। आप दोनों में देखिए हम गए हैं, क्योंकि हमने देखिए CFL बल्ब की जगह अब हमने LED बल्ब लगाए हैं और सारी दुनिया में सारे देश में लग गए, तो इससे क्या हुआ, हमारी बिजली की खपत कम हुई है और उसकी मात्रा में हमारा प्रदूषण निकालने का जो एक स्तर था उसके अंदर कमी आई। बिल्कुल, और ये शायद हम उन्हीं सब चीजों की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये आम जनता सबने मिल करके इसको सफल बनाया, कह सकते हैं सरकार और समाज के सहयोग से हुआ। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को चर्चा में जोड़ने के लिए। तो समस्या जितनी बड़ी है, हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा सरकार और समाज के तौर पे भी, तो वही मिशन मोड पे आकर काम करना पड़ेगा और हर वो चीज जो हम जाने अनजाने प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए करते हैं उस पे हमें संवेदनशीलता के साथ में रोक लगानी पड़ेगी, तभी जाके शायद हम वो जो हवा है उसको बेहतर तरीके से खुद के लिए भी बना पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ पाएंगे। फिलहाल इंडिया फर्स्ट में आज बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।